ओके, लास्ट वीक जो हमने पहला वेबिनार किया था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स। सो लास्ट वीडियो में डिटेल में हमने ओवरव्यू लिया था कि क्या होता है ट्रेडिशनल डेवलपमेंट प्रोसेस, कैसे हम यूज़ करें ट्रेडिशनल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को, कैसे हम यूज़ करते थे पहले और अब कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड क्या क्या पॉसिबल वेज है हमारे पास जिसको हम यूज़ करके कैल और एल की कोडिंग एक साथ कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैंने डिसाइड किया कि हम चलते हैं, बात करते हैं कि कैसे हम डिफरेंट यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं इन बिजनेस सेंट्रल। ऐसा होता है कि जब हम ऑन प्रेमिस यूज़ करते हैं या ऑनलाइन यूज़ करते हैं, ऑनलाइन मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा, जिसमें ऑनलाइन में मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम जब भी एक यूज़र लाइसेंस, हमें एक यूज़र को लाइसेंस प्रोवाइड कराना है बिजनेस सेंट्रल का, मीन्स इन बिजनेस सेंट्रल एक यूज़र क्रिएट करना है, तो हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करें कि ऑनलाइन में हम कैसे यूज़र बना सकते हैं और बिजनेस सेंट्रल वो यूज़र कैसे यूज़ कर सकता है, वो प्रोसेस हम नेक्स्ट वेबिनार में कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे पास सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट नहीं है, सो दैट्स वाई अभी मैं ऑन प्रीमाइस पे ही कर रहा हूँ। बट दोनों में ही स्टेप्स जो है बहुत ही डिफरेंट है, ऑनलाइन और ऑन प्रीमाइस दोनों में ही प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन में क्या है कि हमें एक ऑफिस 365 में अकाउंट बनाना पड़ता है, बट ऑन प्रीमाइस में क्या है कि हम जिस भी सर्वर पे बिजनेस सेंट्रल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारा लोकल हो, चाहे वो कोई वर्चुअल मशीन हो, रिमोट डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, तो उस पर हमें एक यूज़र बनाना पड़ता है उस लोकल मशीन पर। तो पहले लोकल मशीन पे हम यूज़र बनाते हैं, देन उसके बाद फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो जैसा कि इस सेशन में हम ऑन प्रीमाइस पे ही बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट यूजर इन डायनामिक 365 बिजनेस सेंट्रल यूजिंग स्क्रिप्ट और आउट ऑफ द बॉक्स फीचर। सो दिस इज द टॉपिक। जैसा कि पहले ही हमने बता चुका है कि कोई भी सेशन ले सकता है, काफ़ी और भी फंक्शनल्स हैं जो अभी आजकल सेशन कर रहे हैं। वैसे ही हमने भी ये प्लान किया कि टेक्निकल्स कुछ करें हिंदी में ही। किसी को अगर सेशन देना है, कोई भी अपकमिंग सेशन जिस पे उनका कमांड है वो दे सकते हैं, हमें जस्ट रिक्वेस्ट करें मेरी ईमेल आईडी पर me@thebrazeblog.onmicrosoft.com पर या thebrezejaz@hotmail.com पर, तो हम उनके लिए सेशन अरेंज कर सकते हैं। आज का टॉपिक है कैसे हम यूज़र बनाएं, विंडो एस आई डी कैसे गेट करें, उस यूज़र की विंडो एस आई डी यूज़ करके कैसे हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में SQL स्क्रिप्ट रन करा करके बिजनेस सेंट्रल के यूज़र बनाएं, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेरीज को हम देखेंगे। तो इस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है कि क्रिएट अ यूज़र यूजिंग सम टेक्निक ऑन बाय यूजिंग दोज टेक्निक्स। हम लोकल मशीन या वर्चुअल मशीन पे कोई यूज़र बनाएंगे, देन उस यूज़र का यूज़ करके SQL सर्वर में हम बिजनेस सेंट्रल के लिए यूज़र बनाएंगे, और उसी यूज़र का यूज़ करके अनदर यूज़र का यूज़ करके हम आउट ऑफ द बॉक्स फीचर यूज़ करके अगेन बिजनेस सेंट्रल UI का यूज़ करके एक यूज़र बनाएंगे। टू क्रिएट अ न्यू यूज़र हमें ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन करें, देन वहाँ पे एक नया यूज़र ऐड करें, देन उस यूज़र को एडमिन ग्रुप में ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ भी ऐड कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद हमें उस यूज़र की SID जाननी पड़ेगी, वो हम यूज़ कर सकते हैं, जान सकते हैं पावर शेल के थ्रू। देन आफ्टर दैट यूजिंग दैट SID हम SQL सर्वर में स्क्रिप्ट रन करके एक नया बिजनेस सेंट्रल में यूज़र बना सकते हैं। ये तो है पहला स्टेप। दूसरा है कि जब हम एक यूज़र बना लेते हैं यूजिंग कंप्यूटर मैनेजमेंट, देन उस यूज़र को हम डायरेक्ट, अगर बिजनेस सेंट्रल में लॉगिन है तो बिजनेस सेंट्रल के यूज़र्स पेज पे जा करके एक नया यूज़र ऐड कर सकते हैं यूजिंग आउट ऑफ द बॉक्स फीचर। पहले वाला क्रिटिकल वाला फीचर यूज़ करते हैं, कंप्लीट करते हैं यूजिंग PowerShell स्क्रिप्ट एंड SQL सर्वर SQL क्वेरी। उसके लिए क्या यूज़ करना, ओपन करना हमें सबसे पहले कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो हम सर्च करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट। दिस इज़ द कंप्यूटर मैनेजमेंट, जहाँ पर हम अपने यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। ये अवेलेबल है आपके लोकल मशीन पर भी, और ये अवेलेबल है आप जिस भी VM पर, जिस भी सर्वर पर काम करते हैं वहाँ भी ये अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाके एक यूज़र नया बना सकते हैं उस पर्टिकुलर रिमोट के लिए, या अपने लोकल डेस्कटॉप के लिए भी बना सकते हैं। अभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसी हम टेक्निक्स यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि पावर वर्क फ्लो यूज़ करना है हमें। वर्क फ्लो के लिए क्या है कि कम से कम मिनिमम 2 यूज़र रहे,
तभी तो एक सेंड करेगा, दूसरा अप्रूव करेगा। बट अभी क्या होता है कि जब हम लोकल पे डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हमारा यूजर वहाँ पे करंट यूजर अवेलेबल होता है, सेकंड यूजर कोई होता ही नहीं है। अब सेकंड यूजर कैसे लाए? सेकंड यूजर बनाने के लिए हम ओपन करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट, देन दूसरा यूजर बनाएंगे। उस यूजर को हम बिजनेस सेंट्रल में भी लाइसेंस अप्लाई कराएंगे, एंड देन जब वो भी एक नया यूजर बन जाएगा बिजनेस सेंट्रल में, तो एक को अप्रूवल बना देंगे, एक को रिक्वेस्टर बना देंगे। एक रिक्वेस्ट करेगा, दूसरा अप्रूव करेगा। तो एक साथ में हम दो यूजर को अपने डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में भी काम करा सकते हैं, मीन्स अपने लोकल इन्वायरमेंट पे भी काम करा सकते हैं। इट डजंट मैटर कि हमें एक अलग सर्वर चाहिए और वहाँ पे कोई और आरडीपी यूजर बना होगा, और फिर हम एक यूजर लॉगिन करता है, रिक्वेस्ट करता है, दूसरा यूजर लॉगिन करता है, अप्रूव करता है। ऐसी ऐसी कोई प्रोसेस के लिए हमें दो यूजर्स को अलग वीएम पे जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी होता है कि हमें इसके लिए आईटी टीम से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वेट करना पड़ता है कि भाई एक और यूजर बना दो कि मैं दो यूजर के थ्रू यूज कर सकूँ। सबसे बेटर एडवांटेज है कि आप अपने लोकल पे अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो खुद से बनाएं। अगर आप रिमोट डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं तो वहां भी खुद से यूजर दूसरा बना सकते हैं। दो यूजर तो नॉर्मली रिमोट डेस्कटॉप पे बना ही सकते हैं। दो से ज्यादा बनाने के लिए और आईटी टीम की हेल्प लेनी पड़ती है, यूजर लाइसेंसेस हैं, कुछ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस हैं, वो लेने पड़ते हैं। फिलहाल के लिए अभी हमने कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे लोकल यूजर्स एंड ग्रुप। इसमें है यूजर्स। इस यूजर टैब में हमें लिस्ट ऑफ यूजर जितने भी हमारे सिस्टम पे बने हैं वो दिख जाते हैं। जैसे कि हमारे पास मेरे पास दो यूजर हैं अभी, TBRE एंड तबरेज। चलिए क्रिएट करते हैं एक नया यूजर। सो नया यूजर बनाने के लिए जस्ट राइट क्लिक करें इस सेक्शन में कहीं पर, एंड देन न्यू यूजर क्लिक करें। न्यू यूजर मैं बना रहा हूँ इस सिस्टम के लिए टेस्ट यूजर। ओके, इसका नेम दे देता हूँ टेस्ट यूजर। देन पासवर्ड में कुछ दे दे रहा हूं। अब ये क्या है ना, मैंने ये जो यूजर बनाया है, ये यूजर इस सिस्टम पे कभी भी लॉगिन कर सकता है माय लोकल पे यूजिंग दिस यूजर नेम एंड दिस पासवर्ड। सो तो एक और यूजर मैं बना दे रहा हूँ सिस्टम पे। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो देखिए टेस्ट यूजर बन चुका है। सो अब अभी तक अगर मैं बिजनेस सेंटर में जाता हूँ, अगर मैं यूजर्स ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक यूजर बना हुआ है, दिस वन। अब मैं चाहता हूँ यहाँ दूसरा यूजर बनाना। मैंने कंप्यूटर मैनेजमेंट में एक यूजर बना के रखा है पहले से, तबरेज, और दूसरा टेस्ट यूजर बनाया है। तो चलिए हम इस तबरेज को यूज करते हैं, ओके, और एक नया यूजर बनाते हैं। सो ये जो प्रोसेस है ये सभी को पता है मोस्टली कि यूजर बनाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स हम यूजर लिस्ट पेज पे जाते हैं और फिर यूजर कार्ड के लिए एक न्यू करते हैं, देन यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कराते हैं। अभी क्या है मेरे केस में, यहाँ पे दो विंडो यूजर और भी हैं। ये ऑलरेडी बना हुआ है, दिस इज तबरेज एंड दिस इज टेस्ट यूजर। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक नया यूजर बनाना। तो पहले क्या होता था ना, जब हम प्रीवियस नैब वर्जन यूज करते थे, यहाँ पे हमें ऐसे स्टैंडर्ड बटन आता था, उस पर क्लिक करते थे और फिर हम यूजर सेलेक्ट कर सकते थे जो भी हमारे लोकल कंप्यूटर पे या वीएम पे अवेलेबल है या अपने पर्टिकुलर डोमेन में अवेलेबल है। अभी क्या है, ये मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, दिस इज माई डोमेन। वो कैसे पता चलेगा मुझे? अगर मैं जाऊँगा दिस पीसी में, प्रॉपर्टीज़ में, सेम रिमोट डेस्कटॉप पे भी काम करता है। अगर आप किसी रिमोट डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, उसके दिस पीसी में जाके माय प्रॉपर्टीज़ में जाके आपको यहाँ पे दिख जाएगा डोमेन नेम। तो आपके जो ये डोमेन नेम है, इस डोमेन नेम को कॉपी करेंगे, बिकॉज एवरी यूजर विल कम अंडर दिस डोमेन नेम, जो भी आपका करंट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मेरा जो करंट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 10 है, बट जिसका डिवाइस नेम क्या है, मीन्स डोमेन क्या है, लोकल होस्ट क्या है, दिस वन। तो इसको मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पे मैंने अपने तबरेज यूजर नेम के आगे जस्ट इसको पेस्ट कर दिया। दिस इज माई विंडो यूजर नेम। नाउ जैसे ही मैं टैप करूंगा, दिस विल क्रिएट अ न्यू विंडो यूजर। देखिए यूजर नेम में आ गया, दिस इज माई डोमेन, दिस इज माई यूजर नेम जो हमें दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास पहले से यूजर अवेलेबल। अगर यहाँ पर आपको एक नया ये यूजर अवेलेबल नहीं होगा तो आप इसको बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। वेब सर्विस की अपने आप जनरेट हो गया। चलिए इसको कुछ लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं। इसको मैंने लाइसेंस दे दिया, क्लोज करता हूँ। सो अनदर यूजर इज हियर। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे यूजर के थ्रू एक्सेस करना है बिजनेस सेंटर को,
तो हम कैसे करते हैं, यहाँ जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड देन यूज करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है हमें रन एज डिफरेंट यूजर। जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड के लिए पूछेगा हमें। तो हमारा यूजर नेम क्या है, दिस इज द न्यू यूजर नेम जो हमने अभी बनाया। उस यूजर नेम को पेस्ट कर दिया, जो भी पासवर्ड है डाल दिया, ओपन किया, एक न्यू क्रोम ओपन हो जाएगा। So this is the welcome note from Google Chrome because मैं दूसरे यूजर से लॉगिन किया हूँ। अब हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लोकल पे ऑन प्रीमाइस इंस्टॉल्ड है, उसका URL यहाँ से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली आज के वेबिनार के लिए वेल प्रिपेयर नहीं था, थोड़ा से है कुछ, तो जल्दी में सोचा यही टॉपिक आज कवर कर ले। ओके, अभी यहाँ पे लॉगिन हो रहा है। अगर मैं इस सिस्टम पे आता हूँ, इस क्रोम पे आता हूँ, ये डिफरेंट यूजर से लॉगिन है। यहाँ पे दिख रहा है डेस्कटॉप, दिस इज माय डोमेन एंड दिस इज माय यूजर नेम TABRE एंड यहाँ पे मैंने क्रोम को दूसरे यूजर से रन कराया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या यूजर लॉगिन यूजर दिखता है हमें। हमने ट्राई तो डिफरेंट यूजर से किया है। If I click on this, so here this is Tabriz. So पहले मैं इस यूज़र से लॉगिन था TABRE, नाउ मैंने एक नया यूज़र बनाया था कंप्यूटर मैनेजमेंट का यूज़ करके। अब मैं ये दूसरे यूज़र से लॉगिन हूँ। अभी क्या है, प्रोसेस हमारा ईजी हो जाता है अगर हम वर्कफ्लो पे भी काम कर रहे हैं। तो TABRE से हम रिक्वेस्ट करेंगे, तब्रेज़ से हम अप्रूव कर सकते हैं। सो ये तो सिंपल था, कंप्यूटर मैनेजमेंट पे हमने यूज़र बनाया हुआ है। देन इस यूज़र को आके सीधे यूज़र कार्ड ओपन किया, न्यू किया, यूज़र लिस्ट ओपन किया, न्यू किया, यूज़र कार्ड में डिटेल डाला विंडो यूज़र नेम के फील्ड में, और जैसे ही हम दूसरे टैब पे टैप करते हैं या दूसरे फील्ड पे क्लिक करते हैं, वो एक नया यूज़र बना देता है और उस यूज़र से हमने लॉगिन कर लिया सेकेंड क्रोम में। नाउ अभी हमने टेस्ट यूज़र बनाया है। ये तो था पहला प्रोसेस आउट ऑफ द बॉक्स। दूसरा प्रोसेस है कि हम दूसरा यूज़र जो हमारा ये टेस्ट यूज़र अवेलेबल है, इसको यूज़ करके हम पावरशेल कमांड और SQL क्वेरी यूज़ करके डायरेक्ट SQL डेटाबेस में जो भी जिस पर हमारा BC18 रन हो रहा है उसके अंदर हम अनदर यूज़र बना सकते हैं और वो यूज़र भी एक्सेस कर सकता है बिजनेस सेंट्रल को। अभी ऐसा ना रिक्वायरमेंट क्या आता है कि कभी कभी हमारे पास ना मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, एक सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट है। क्लाइंट के जब भी आप मल्टीपल क्लाइंट्स पे काम कर रहे हैं, देखा होगा कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जिनका एक ही डेवलपमेंट होगा, एक ही प्रोडक्शन होगा। जनरली ऐसा होना नहीं चाहिए। कुछ जो है अच्छे क्लाइंट्स हैं जिनको अपने डेटा का उनको बहुत ही कंसर्न है, दे आर कंसर्न अबाउट देयर डेटा। देन वो क्या करते हैं कि एक हमें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट दे देते हैं, डेवलपमेंट डेस्कटॉप रिमोट दे देते हैं, और दूसरा क्या कहते हैं, दिस इज माय प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। पहले आप डेवलपमेंट पे सारा काम करो एंड देन मूव कर दो प्रोडक्शन पे। सो इन दैट केस कैसे होगा मैनेज। अब प्रोडक्शन पे क्या होता है, उन्होंने प्रोडक्शन का जो हमें VM प्रोवाइड करा है वो डिफरेंट डोमेन पर है, ठीक है, और जो हमें डेवलपमेंट के लिए डोमेन प्रोवाइड करा है वो डिफरेंट डोमेन पे। अब क्या हो सकता है, अगर दोनों चीज़ें डिफरेंट डोमेन पर है तो आप जैसे ही उनका डेटाबेस ला करके प्रोडक्शन से डेवलपमेंट VM पे डालेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि वो डोमेन जो आइडेंटिफिएबल तो होगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए वहाँ पे पहले एक प्रोडक्शन का जो डोमेन था वो था prod एंड देन यूज़र नेम था तब्रेज़। अब मैं इसको लोकल पे लेके आया, लोकल पे तो मेरा डेस्कटॉप 0076 NCF है डोमेन। अब जैसे ही आप डेटाबेस को रिस्टोर कर लेंगे लोकल पर और
नैब ओपन करने की कोशिश करेंगे, बिजनेस सेंट्रल ओपन करने की कोशिश करेंगे, इंस्टेंस में भी डेटाबेस नया वाला लगा देंगे, प्रॉब्लम क्या आएगी? बोलेगा प्लीज क्रिएट अ वैलिड यूजर। कोई वैलिड यूजर है ही नहीं आपको चलाने के लिए बिजनेस सेंट्रल। अब प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज ऑफ कि जो प्रोडक्शन से आप डेटाबेस ले आए हैं उस पर तो डोमेन था प्रॉड, प्रॉड एंड देन तब्रेज। लोकल पे क्या है? लोकल पे हमारे या तो लोकल होस्ट है या तो इस टाइप का कुछ भी हमारा डोमेन नेम है, दूसरा डोमेन नेम है। तो अब क्या हुआ? ये तब्रेज तो वहाँ मिलेगा नहीं, हमें एक तब्रेज बनाना पड़ेगा। अब कैसे? जब हम ओपन कर ही नहीं सकते हैं बिजनेस सेंट्रल को, तो इस यूजर लिस्ट पे जा करके न्यू तो कर ही नहीं सकते। जब न्यू नहीं कर सकते हैं तो अब प्रॉब्लम है। अब क्या है? अब कैसे बनाए दूसरा यूजर? तो दूसरा यूजर बनाने के लिए हम पावरशेल स्क्रिप्ट और सीक्वल क्वेरी स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। वो कैसे करें? सबसे पहले चलते हैं, पावरशेल ओपन करते हैं। सो ये है विंडो पावरशेल आईएसी। इसको मैंने एडमिन मोड से ओपन कर लिया है। मूव करते हैं पहले अपने साइट की तरफ। सो हमने देखा कि कंप्यूटर मैनेजमेंट में कैसे एक नया यूज़र बनाए। जो पहले से एक नया यूज़र बना था उस यूज़र को हमने कैसे यूज़ कर लिया अपने बिजनेस सेंट्रल के अंदर, मीन्स एक नया यूज़र बना के। और वो यूज़र, नया जो यूज़र था तब्रेज़, वो बिजनेस सेंट्रल को एक्सेस भी कर पा रहा था। अभी क्या है? अब जैसे ही अब पावरशेल की बात आई है तो दूसरा ये तरीका है कि अब हमारे पास यूज़र है, आउट ऑफ द बॉक्स फीचर यूज़ कर लिया हमने। अब वो वाली प्रॉब्लम है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डोमेन है और हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बिजनेस सेंट्रल अपने लोकल पे लाने पे या अपने डेवलपमेंट वीएम पे लाने के बाद। तो हमें उसमें ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि हर एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितने भी यूज़र्स होते हैं, जो भी उस विंडो ओएस को यूज़ कर रहे हैं, उनका एक ना यूनिक सिक्योरिटी आइडेंटिफायर होता है जिसे बोलते हैं विंडोज़ SID, विंडोज़ सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। ये क्या होता है? ये हर एक पर्टिकुलर ग्रुप और हर एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए डिफरेंट होता है। बेस्ड ऑन दिस हम ये बताते हैं सिस्टम को कि इस यूज़र को, इस SID को हमें क्या क्या प्रिविलेजेस देनी है। जो हमारा बिजनेस सेंट्रल है या पहले नैप था, वो भी हमारा इस SID पे ही काम करता था। जब भी हम कोई विंडो यूज़र बनाते हैं बिजनेस सेंट्रल के अंदर या पहले हम नैविजन में बनाते थे, उन सभी में बैकएंड पर जो हम डोमेन नेम स्लैश यूज़र नेम देते हैं, उसमें क्या करता है? वो सर्च करता है SID को, और एक्चुअल में वो वैल्यू जब डेटाबेस में स्टोर करता है वो SID की वैल्यू ही स्टोर करता है। अभी जो मैंने ये नया यूज़र बनाया था दिस तब्रेज़, इस केस में भी क्या किया? ये तो हमने UI पे एंटर कर दिया डोमेन स्लैश तब्रेज़, बट इसने बैकएंड में क्या किया? ये ट्राई किया, नेटवर्क सर्विस में गया, ये अपने पूरे कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाने के बाद जो भी लोकल ग्रुप्स बने हुए हैं, मीन्स जो यूज़र बने हुए हैं, उस यूज़र को आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया इस नेम से। वो नेम मिलता है उसको, देन फिर वो जाता है हमारे 3 डिफरेंट टेबल्स में, चेक करता है कि चलो अब हमारे पास ये पहले SID इसका ये है, इस SID के थ्रू 3 टेबल्स में हम इंसर्ट करते हैं जो हमारे बिजनेस सेंट्रल की टेबल्स है यूज़र बनाने के लिए, यूज़र, एक्सेस और एक प्रॉपर्टी। ये 3 टेबल्स हैं जिसमें हमें एंट्रीज करनी पड़ती है। देखा पहले ये वैलिड है यूज़र नेम, इसका विंडो SID निकाला उसने, इंटरनली उसने कुछ स्क्रिप्ट चलाई और एक एंट्री बन गई हमारे डेटाबेस में। और जो नया यूज़र है जिसके लिए एंट्री बनी है वो अब बिजनेस सेंट्रल को एक्सेस कर पा रहा है। तो बैकएंड में मैं दिखाता हूँ 3 टेबल इंपॉर्टेंट है और उन्हीं 3 टेबल का मैं यूज़ करूँगा जब मैं ये क्वेरी वाला प्रोसेस यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी सबसे पहले अब क्या बताया? यूनिक यूज़र जो ID है, SID है, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, वो हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो उसके लिए एक नया पावरशेल स्क्रिप्ट है, दिस इज़ द पावरशेल स्क्रिप्ट, जिसमें system.security.principal entry अकाउंट, ये हमारा डोमेन होगा एंड देन हमारा यहाँ पे यूज़र नेम होगा। देन उस ऑब्जेक्ट यूज़र को ट्रांसलेट करेंगे। कुछ ये क्वेरीज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पावरशेल की हैं। इन कमांडलेट्स को एक्चुअली में हमें यूज़ करना पड़ता है एज इट इज़, और इसमें हम स्ट्रिंग SID निकाल देंगे और जैसे ही एक SID की वैल्यू, स्ट्रिंग SID में हमें ये ऑब्जेक्ट यूज़र जो भी है, जो पर्टिकुलर डोमेन का है, उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। देन उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, उसकी वैल्यू को कॉपी करेंगे और देन फिर हम SQL सर्वर में जा करके एक नया यूज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले इस SID को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, इस
स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। ये है हमारा पावरशेल। अभी इसमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें डोमेन देना पड़ेगा। आपके केस में जिस भी वीएम पे आप काम कर रहे हैं उसका नेम यहाँ पे जाएगा, उसका डोमेन नेम यहाँ पे जाएगा। अगर आप लोकल पे काम कर रहे हैं, लोकल सिस्टम पे, तो उस केस में आपका कौन सा जाएगा? दिस पीसी में जो भी आपके लोकल कंप्यूटर का नेम होगा वो इस डोमेन में जाएगा, जैसे कि मेरे केस में ये है। देन उसके बाद जो भी यूज़र आप बनाना चाहते हैं बिजनेस सेंट्रल में, वो यूज़र कहाँ पे? अगर विंडो यूज़र बना रहे हैं तो यहाँ पे जो यूज़र होगा वो जाएगा। सो इस यूज़र को कॉपी कर लिया मैंने। इस स्क्रिप्ट को सिर्फ हमें रन करा देना है, जो उसकी विंडो एसआईडी वैल्यू आएगी उसे कॉपी कर लेना है। ये विंडो एसआईडी को हम यूज़ करेंगे जब हम डायरेक्ट सीक्वल स्क्रिप्ट का यूज़ करके बिजनेस सेंट्रल में यूज़र बनाएंगे। तो अभी क्या है, ये है हमारा सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। ये मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। और ये मेरा डेटाबेस, डेमो डेटाबेस PC18। अगर मैं जाता हूँ बिजनेस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में और अगर हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा डेटाबेस लगा हुआ है, देखिए काम हमें उसी डेटाबेस पे करना है जो हमारे इंस्टेंस पे डेटाबेस पहले से अप्लाई होगा, किसी और डेटाबेस पे नहीं करना है। तो ये BC18 का इंस्टेंस है हमारे पास। तो इसमें लगा हुआ है डेमो डेटाबेस BC18, करेक्ट है। हम यहाँ पे आए, डेमो डेटाबेस BC18 सिलेक्टेड है। इस पे करेंगे सबसे पहले राइट क्लिक। आई थिंक सभी को ये पता होगा ना कि यहाँ से सबसे पहले हमें कनेक्ट करना पड़ता है जिस भी डेटाबेस इंजन से कनेक्ट करना चाहते हैं, और कौन कौन से डेटाबेस इंजन अवेलेबल है वो यहाँ से हमें दिख जाएगा। 2 सर्वर इंस्टेंस है मेरे पास, एक BC18 है और मेरा एक लोकल होस्ट है। सो इस केस में हमें BC18 सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे हमारा एक्चुअल में डेटाबेस इंस्टेंस अवेलेबल है। ये तक कब हमें सेलेक्ट करना होता है, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा अवेलेबल है? बिकॉज जब भी आप इंस्टॉल करते हैं ना PC सेंट्रल, आप यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा डेटाबेस सर्वर कौन सा है, इंस्टेंस कौन सा है। सो दिस इज द डेटाबेस सर्वर स्लैश BC18। इसके अंदर आएगा हमारा डेमो डेटाबेस जो भी बिजनेस सेंट्रल इंस्टेंस से अटैच है। सो दिस इज द डेमो डेटाबेस। इसको सेलेक्ट करेंगे, न्यू क्वेरी करेंगे। सो ये विंडो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा डेटाबेस सेलेक्टेड है। सो जिस भी डेटाबेस में आपको यूज़र बनाना है वो डेटाबेस सेलेक्ट कर ले और मेक श्योर कि वो बिजनेस सेंट्रल का ही डेटाबेस हो। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि हमें एक SQL क्वेरी स्क्रिप्ट कॉपी करनी पड़ेगी। सो एक वेबसाइट है ये मेरी तबरेज़ ब्लॉग, उस पर ये पहले से अवेलेबल है, हाउ टू क्रिएट यूज़र इन डायनामिक 365 बिजनेस सेंट्रल। 17 और 15 के लिए भी अवेलेबल है क्वेरी। थोड़ा सा चेंज है क्योंकि फील्ड्स जो हैं कुछ टेबल्स में डिफरेंट हो गई हैं। सो ये कॉपी कर लिया हमने स्क्रिप्ट। अब इसमें हमें सिर्फ 3 चेंजेस करने हैं जो हमारा काम कर देगा। पहला चेंज क्या है? पहला, हमारे लोकल सिस्टम या जो भी विंडो OS है उसमें उसका डोमेन क्या है, PC का नेम क्या है, वो सबसे पहले जाएगा। देन यूज़र नेम, हम किस यूज़र के लिए बना रहे हैं, ये हमारा न्यू यूज़र है, टेस्ट यूज़र, सॉरी, इसको पेस्ट कर लेंगे। तीसरा, विंडो SID, विंडो सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, जो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देन उसके बाद 3 टेबल कौन कौन सी हैं? पहली टेबल है यूज़र, दूसरी है यूज़र प्रॉपर्टी, तीसरी है एक्सेस कंट्रोल। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन सी यूज़र्स बने हुए हैं। इस स्क्रिप्ट को रन कराएंगे तो पहले आप देख लें कि पहला यूज़र हमारे पास है डेस्कटॉप TABRE, सेकेंड तबरेज़। सेकेंड टेबल में कुछ अदर इंफॉर्मेशन है जो वेब सर्विस की से रिलेटेड है, ठीक है, और कुछ पासवर्ड हमने दिया नहीं है, सो दैट्स वाई नो पासवर्ड इज अवेलेबल हियर। एंड थर्ड जो हमारे पास क्या है, इसमें हमारे परमिशंस है। सो पहली जो टेबल है यूज़र, उसमें हमारी यूज़र की इंफॉर्मेशन जाती है, उसका फुल नेम, उसका ईमेल, उसकी कॉन्टैक्ट ईमेल, उसकी एप्लीकेशन आईडी क्या है, स्कोप क्या है, स्टेट क्या है, ये सारी चीज़ें जाती है। स्टेट क्या आपने देखा होगा यूज़र कार्ड पे स्टेट होता है ना, इनेबल डिसेबल, ये वो है।
सो इसमें यूज़र में ये इन्फॉर्मेशन जाती है। यूज़र प्रॉपर्टी में क्या जाती है? यूज़र प्रॉपर्टी में जाती है उसका पासवर्ड, उसका आइडेंटिफायर, ऑथेंटिकेशन की है, क्या वेब सर्विस की है, और उसकी वेब सर्विस की क्या एक्सपिरेशन डेट है। बाय डिफॉल्ट इसमें 17/15/3/11 होता है डेटाबेस में। सीक्वल सर्वर डेटाबेस में बाय डिफॉल्ट ये डेट होती है। किसी भी डेट फील्ड में ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट दिखेगी आपको, अगर उसमें कोई भी एंट्रीज आपने नहीं डाली है तो। सो दैट्स वाई यहाँ पर 1753 दिख रहा है। देन उसके बाद तीसरा टेबल जो है हमारा एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल में नाम से ही पता चल रहा है, एक्सेस कंट्रोल जो भी हमें एप्लीकेशन है उसको एक्सेस करने के लिए क्या हम कंट्रोल दे रहे हैं उस एप्लीकेशन पर, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। जैसे हमारे केस में क्या है, हमारे केस में परमिशंस है, तो कौन सा परमिशन दिया हमने, सुपर परमिशन दिया हुआ है। क्या होगा स्कोप उसका, एक किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए सुपर परमिशन देना चाहते हैं तो उस कंपनी का नेम यहाँ पर आएगा। सो ये सारी डिटेल थर्ड टेबल में जाती है। तो इसी तीन टेबल्स में हम ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर दिस यूजर एंटर करेंगे। तो पहला जो यूजर टेबल है उसमें हमने उन सारे टॉप की फील्ड्स ले ली हमने, जो भी फील्ड्स हैं हमारी। देन सेम फॉर दिस, इनकी ये वैल्यूज हैं, क्या वैल्यूज हम इंसर्ट करेंगे। देन सेकेंड यूजर प्रॉपर्टी, अब आपको ये फील्ड्स है ना, ये आपको टॉप पे दिख रहे होंगे सारे फील्ड्स, ये सारे फील्ड्स में हम मैनुअली वैल्यू इंटर कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये फील्ड सेलेक्ट करना पड़ता है। दिस इज अ सिंपल, वेरी सिंपल स्क्रिप्ट। आप अगर कभी भी इंटरनेट पर सर्च करोगे क्या इंसर्ट की क्या है, कैसे इंसर्ट कराएं, कैसे अपडेट कराएं, कैसे मॉडिफाई कैसे इंसर्ट कराएं, कैसे अपडेट कराएं और कैसे डिलीट कराएं, तो आपको वो सिंपल क्वेरीज मिल जाएंगी। तो इंसर्ट करने का ये भी तरीका होता है डायरेक्ट कि आपने इंसर्ट इनटू किया और फिर जिस फील्ड्स में वैल्यू डालना चाहते हैं वो फील्ड्स आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन फिर आपने ये वैल्यूज लिखा एंड फिर उनकी वैल्यूज किस फील्ड में उन फील्ड्स में कौन सी वैल्यूज डालनी है वो वैल्यूज आपने डिफाइन कर दी। या सेकंड क्या होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड देन डायरेक्ट वैल्यूज। तो उस वैल्यूज के केस में आपको जो जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, मींस जो इंपॉर्टेंट फील्ड्स जो जो अवेलेबल है यहाँ पे, उनमें आपको सब में डालना पड़ेगा, जैसे कि यूजर आईडी से लेके ऐप आईडी तक। सो दोनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हैं। चलिए हमने चेंजेस कर दिए हैं। डोमेन, यूजर, विंडो एसआईडी ऑफ द यूजर, रन स्क्रिप्ट को रन करते हैं। F5 क्लिक किया, 1 row affected in user, 1 row affected in user property and second one is, last one is access control। तो 3 रो अफेक्ट हो गए हैं। अगर हम चाहते हैं ब्राउजर पे अगेन और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, सब कुछ सही है तो तीसरा यूजर मिलेगा, या तीसरा यूजर हमारे पास अवेलेबल है, टेस्ट यूजर। ठीक है, टेस्ट यूजर अवेलेबल है। इस यूजर के लिए हम ओपन करते हैं, तो कैसे करना होगा, हम सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, क्रोम जो भी ब्राउजर है, जिस भी ब्राउजर पे ओपन करना है, देन कंट्रोल शिफ्ट यूज करेंगे और उस ब्राउजर की जो मेन ऐप की जो भी आपको ये दिखेगी ना, जैसे कि ये गूगल क्रोम है या न्यू विंडो है, तो आपको जो ऐप है एग्जैक्ट उस ऐप का नाम जहाँ पे दिखेगा आपको उस ऐप के नाम पे क्लिक करना है, राइट क्लिक कंट्रोल शिफ्ट के साथ। देन आपको चूज करना है रन एज डिफरेंट यूजर। यहाँ पे हम अपना यूजर नेम पेस्ट कर देते हैं नया वाला, देन पासवर्ड डाल देते हैं उसका। पासवर्ड वही है जो हमने कंप्यूटर मैनेजमेंट में यूजर क्रिएशन के टाइम पे डाला था। ओके कर देते हैं। फिर से हमारा एक नया क्रोम ब्राउजर ओपन होगा। ओके, लोकल होस्ट 180 BC 180 सॉरी। सो मैं अनदर यूजर से लॉगिन हूँ, ठीक है। जैसे सक्सेसफुली बिजनेस सेंट्रल में साइन इन हो जाएगा उसकी डिटेल हम देख सकते हैं। अभी मैं किससे लॉगिन हूँ, देखिए आप यहाँ पे देख सकते होंगे डेस्कटॉप एंड दिस टेस्ट यूजर। सो मैंने सक्सेसफुली मैं टेस्ट यूजर से लॉगिन हो गया। सो सिस्टम मेरा एक ही है और ये मेरा कौन सा लोकल पीसी है। तो इट डजंट मैटर कि हमें क्लाइंट कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है कुछ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या कुछ भी, एक डेवलपमेंट वीएम
और हम मल्टीपल यूज़र के लिए टेस्ट करना चाहते हैं सिस्टम हमारा काम कर रहा है कि नहीं, या हमारा रोल सेंटर पे हमने कुछ कस्टमाइजेशन की है, किसी पेज पे कोई कस्टमाइजेशन की है और हम चाहते हैं कि कुछ वो स्पेसिफिक यूज़र के लिए, और वो डिफाइंड है यूज़र कि इस यूज़र के लिए या इस पर्टिकुलर रोल के लिए ही वो कस्टमाइजेशन चले। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी यूज़र लिस्ट में आप पहले चेक करते हैं कि किस यूज़र को क्या परमिशन मिली हुई है, जिसको परमिशन डिफाइन होगी ये वाली तभी आपको ये कस्टमाइजेशन दिखानी है, जिसको दूसरी वाली डिफाइन होगी तब उसके लिए दूसरी कस्टमाइजेशन दिखानी है। तो अब ऐसा कुछ करना है आपको, लेकिन आपके पास सिस्टम तो एक ही है और आपका वो पर्सनल पीसी है, या आपको एक रिमोट मिला हुआ है, उस पर लाइसेंस सिर्फ एक यूज़र का है। तो जब एक यूज़र का है तो तब तो लाइसेंस वहाँ पे आप जाके एक नया यूज़र नहीं बना सकते हैं। एटलीस्ट लोकल पे तो आप अपने कुछ कितने भी यूज़र्स बना सकते हैं। इसकी लिमिटेशन अभी तक मैंने देखी नहीं है, किसी को पता हो तो ज़रूर बताएं। बट मैंने 5 यूज़र्स तक तो ट्राई किया हुआ है, उसके बाद मैंने नहीं बनाया। एक अप्रूवल का प्रोसेस था उसको टेस्ट करने के लिए। तो अभी क्या है हमारे पास, हमने 3 यूज़र से एक ही सिस्टम में लॉग इन किया हुआ है, जो कि पहला यूज़र हमारा एडमिन था, पहले से बना हुआ था, ये यूज़र था। दूसरा यूज़र एक पहले से अवेलेबल था हमारे कंप्यूटर मैनेजमेंट में, दिस वन तबरेज एजाज। इसका यूज़ करके हमने ये यूज़र हमने सेकेंड बनाया किसके थ्रू, आउट ऑफ द बॉक्स। एंड थर्ड यूज़र हमने बनाया यूजिंग पावरशेल एंड सीक्वल सर्वर। सो तीनों यूज़र के पास फुल परमिशन है सुपर की, कोई चेंज नहीं। अभी क्या लगा कि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई एक यूज़र डिलीट करना है, जैसे कि ये तबरेज़ वाला यूज़र है जो पहले मैंने बनाया था, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो डिलीट करने के क्या तरीके हैं, सबसे पहले कि आप मेक श्योर रहें कि आपने इस यूज़र के लिए, उस यूज़र ने लॉगिन करके सिस्टम में कोई एंट्री नहीं बनाई हो। अगर एंट्री बनाई हुई यूज़र ने तो फिर तो आप कुछ किसी भी यूज़र को डिलीट नहीं कर सकते फ्रंट एंड से। ठीक है, लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैंने इस यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट भी वो यूज़र को डिलीट नहीं करने देते हैं, कहते हैं डिसेबल कर सकते हैं। मैंने सेलेक्ट किया डिलीट, यस पे क्लिक किया, तो ये फ्रंट एंड से किसी भी यूज़र को डिलीट नहीं कर देगा। ऑब्वियसली मैं तबरेज़ से तो हूँ नहीं, लेकिन ये क्या बोला है, तबरेज़ यूज़र हैज़ लॉग्ड इन इनटू द सिस्टम, सो आप स्टेट को डिसेबल कर सकते हैं। अब तबरेज़ वाला अकाउंट कौन सा है, आई थिंक ये वाला है। चलिए हम साइन आउट कर लेते हैं, तबरेज़ को क्लोज कर देते हैं विंडो को। अब ट्राई करते हैं क्या ये डिलीट होने देता है। यस किया हमने, नहीं है, डिलीट नहीं कर पा रहे। ये बोल रहा है हमें कि आप डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई डिसेबल कर लेते हैं, बता देते हैं कि फिर हमारे सिस्टम में लॉगिन भी नहीं है यूज़र, अब डिसेबल भी है, क्या आप डिलीट करने दे रहा है। हमने ट्राई किया, स्टिल सेम, मीन्स हम यूज़र डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब क्या है इस केस में, बट मेरे को मन कर रहा है कि हम यूज़र डिलीट करें अपना जो भी है। अब नहीं चाहते कि इस सिस्टम में लॉगिन कर सके, स्टेट डिसेबल कर देंगे, काम तो हो जाएगा। बट आपने ऐसा है कि R&D के चक्कर में बहुत सारे यूज़र बना दिए थे सिस्टम में, बट आप चाह रहे हैं कि अगला बंदा जो भी है आपका एडमिन है, उसने कहा कि भाई 5 ही लाइसेंस है बिजनेस सेंट्रल में, अभी आप डेवलपमेंट यूज़ करो, आपने 10 यूज़र बना दिए हैं, अच्छी बात नहीं है, आप 5 ही करो। बट आपने कोई और एक्स्ट्रा जो यूजर्स थे सिर्फ अपने टेस्ट के लिए बनाया था, उस पर कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया होता। अगर ट्रांजेक्शन किए हुए हैं तो हमेशा आपको डिसेबल ही करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आप उसको डेटाबेस से भी डिलीट ना करें, क्योंकि आप डिलीट करेंगे कुछ पहले की उस यूजर से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन जो भी होंगे वो ऑर्फन हो जाएंगे, ऑर्फन अनाथ हो जाएंगे। डेटाबेस के टर्म में उसको ऑर्फन रिकॉर्ड्स बोलते हैं। जो भी ऑर्फन रिकॉर्ड्स हैं, फिर आप उन पेजेस को अगर आप नाविजन के फ्रंट एंड से या बिजनेस सेंट्रल के फ्रंट एंड से ओपन करेंगे तो आपको डैम श्योर है कि इशू आएगा ही आएगा। सो उन चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ आपने, अगर अदरवाइज बहुत सारे ट्रांजेक्शन है तो आपको सारे टेबल से डेटा रिमूव करना पड़ेगा, जिन जिन टेबल्स पे आपको इश्यूज आते हैं उस यूज़र के लिए। तो अभी क्या है कि हमारे पास 3 यूज़र बने हुए हैं। मैंने कहा कि तबरेज़ को जो है ना मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप यूज़र टेबल रन करा लें। यूज़र टेबल रन कराने के बाद आपको लिस्ट ऑफ यूज़र दिख जाएंगे। फिर उसके बाद जिस भी यूज़र को डिलीट करना है उसकी यूज़र SID कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ये डिलीट की है स्क्रिप्ट, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर फील्ड इक्वल टू दिस वैल्यू। सो हमारे केस में क्या है, डिलीट फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र सिक्योरिटी ID इज दिस, सेम एप्लीकेबल फॉर ऑल अदर टेबल्स। हमने सेलेक्ट कर लिया, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं, क्लियर अफेक्टेड, सेलेक्ट क्वेरी चला के देखते हैं। यहाँ हमारे पास 2 यूज़र अवेलेबल है। चलते हैं अपने UI पर,
जो यहाँ पे अभी हमें 3 दिख रहा है, रिफ्रेश कराते हैं स्क्रीन को, हमारे पास बचे सिर्फ 2 यूजर। सो आपने अगर ध्यान दिया हो, जो यूजर हम फ्रंट एंड से डिलीट नहीं कर पा रहे थे उसको हमने आसानी से बैक एंड से डिलीट कर लिया। फ्रंट एंड से सिर्फ हम उसे डिसेबल कर पाते हैं, बट बैक एंड से हम यूजर को डिलीट भी कर सकते हैं। दूसरा यूजर कौन सा है? टेस्ट यूजर। कॉपी किया मैंने, एग्जीक्यूट किया क्वेरी, सेलेक्ट करके देखते हैं, एक ही यूजर बचा है हमारे पास। इस पेज पे वापस आते हैं, रिफ्रेश कराते हैं, वो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब क्या करें, जो यूजर हमने डिलीट कर दिया है उससे अब हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे एक नए गूगल क्रोम पर विथ रन एज न्यू यूजर और डिफरेंट यूजर। ऑब्वियसली हम एक्सेस नहीं कर सकते, बट ये आप ध्यान दीजिए, क्रोम में हम लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है? क्यों क्रोम में लॉगिन इसलिए कर पाएंगे क्योंकि कंप्यूटर मैनेजमेंट में हमारे वो यूजर्स अभी भी अवेलेबल हैं, तब्रेज और टेस्ट यूजर। सो बट if I try to log in using localhost in Business Central, Business Central में देखिए क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लॉगिन कर गए हैं। क्या है कि बिजनेस सेंट्रल कुछ टाइम के लिए स्टेट को देखिए, आपने देखा अभी काफी अच्छा एग्जांपल था, कुछ टाइम तक ना वो यूजर की स्टेट को रखता है अपने पास। ये क्रोम की है, कैशे में वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखता है, बिकॉज आप जब भी ऐसे रन एज डिफरेंट यूजर करते हैं कुछ टाइम तक सिस्टम के मेमोरी में रहती है चीजें। तो जैसे ही वो रिफ्रेश हुआ फुल, उसने आपको एरर दे दिया, यू डू नॉट हैव एक्सेस टू डायनेमिक 365 बिजनेस सेंट्रल, वेरीफाई दैट यू हैव बीन सेट अप एज अ वैलिड यूजर। बट पहले टाइम क्या किया था, पहले टाइम उसने बिजनेस सेंट्रल में लॉगिन करा दिया था, देखिए। बट जैसे ही उसने आइडेंटिफाई किया कि यूजर तो है ही नहीं, उसने तुरंत हमें एरर दे दिया, क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है ना बीच में। जैसे ही उसने आइडेंटिफाई किया, देखिए आपको डेटा तो डैशबोर्ड दिख रहा है, रोल सेंटर दिख रहा है, लेकिन कोई डेटा नहीं दिख रहा होगा सेल्स ऑर्डर का या कितने ओपन ऑर्डर्स हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? अभी ये ऑन ओपन कंपनी रन होता है। जब भी आप ऐसा काम करते हैं ना, पहली बार बिजनेस सेंटर को ओपन करते हैं, पहला रोल सेंटर पे लॉगिन करते हैं, तो ऑन ओपन कंपनी कॉल होता है। उस टाइम पे जब ये कॉल हो रहा है तो वेरीफाई करता है दिस यूजर इज अ वैलिड यूजर और नॉट। अगर उसको मिलता है नहीं, वैलिड यूजर नहीं है, तो वो एरर दे देता है। और जैसे हम सिस्टम यूजर बना देंगे तो फिर वो एरर हमारे लिए नहीं आएगा। अब इसको रिजॉल्व करना है, तो रिजॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं। फिर से यूजर को उठाएं और यहाँ पे चाहे न्यू कर दें, विंडोज यूजर नेम में पेस्ट कर दें, ये यूजर बन गया। अब चलते हैं, अभी परमिशन देखिए हमने नहीं दिया है इसको, पर देखते हैं यहाँ से क्या होता है। सो परमिशन हमने दिया नहीं है, तो आप ये देख रहे हैं देयर इज नो कंपनी इन द डेटाबेस, बिकॉज हमने इसको अभी किसी भी कंपनी पर परमिशन नहीं दिया इस यूजर को। तो दैट्स वाई अब एरर हमारा चेंज हो गया, बिकॉज इस कंपनी को एक्सेस नहीं कर सकता तो एरर चेंज है। दूसरा एरर आ गया, पहले क्या था कि कंपनी को एक्सेस, क्या बिजनेस सेंट्रल ही एक्सेस नहीं कर सकता है, तो उसने बोला नो वैलिड यूजर सेटअप फॉर दिस। एंड नाउ इसको हम कुछ परमिशन दे देते हैं, बेसिक दे देते हैं, ठीक है। एडिट किया, सो इसके पास बेसिक परमिशन है, तो कुछ चीजें देखा आपने गायब हो गई, जैसे कि सेल्स ऑर्डर की डिटेल थी वो गायब हो गई, यहाँ पे हेडलाइन आती थी वो गायब हो गई, क्योंकि हमने कुछ पेजेस की इसको परमिशंस दे दी, बेसिक परमिशन ऑल इंक्लूसिव। तो इसके पास बेसिक परमिशन है तो कुछ चीजें देख पा रहा है, कुछ चीजें गायब हो गई। अगर मैं इसको अभी सुपर परमिशन दे दूं, फिर से हमारी स्क्रीन जादू की तरह चेंज हो जाएगी, या हमारा हेडलाइन वापस से आ गया, ठीक है। ईमेल स्टेटस 13। अब हम अभी देखिए, आप सेटअप और एक्सटेंशन ये सारी चीजें पे एक्सेस कर पाएंगे। पहले क्या था, अगर आप बेसिक परमिशन देते हैं तो इन पर उसको एक्सेस नहीं होता है।
परमिशन को अगर हम डिलीट कर दें और ट्राई करें स्पेस को एक्सेस करने के लिए, तो ये देता है अलग सा आपको एरर, यू डू नॉट हैव रिक्वायर्ड परमिशन टू इंस्टॉल द सेलेक्टेड ऐप। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द परमिशन हमारा रोल सेंटर है वो भी अफेक्ट होता है। बेस्ड ऑन द परमिशन हम सिस्टम में बिजनेस सेंटर में ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई परमिशन नहीं असाइंड है तो देयर इज नो कंपनी असाइन का इशू आएगा। और हमारे पास अगर परमिशन है, बेसिक है, तो हमारे लिए जो बेसिक के अंदर जिन जिन टेबल पे एक्सेसिबिलिटी होगी, जैसे अगर हम बेसिक पे जाते हैं परमिशंस के अंदर, तो ये कुछ टेबल डेटाज हैं जो मास्टर है, बेसिकली मास्टर टेबल्स हैं, उनमें एक्सेसिबिलिटी दी हुई है सिर्फ एक्सेस करने की, कुछ कुछ पे मॉडिफाई करने की। तो यहाँ पे जो भी परमिशन डिफाइंड है, हम सिर्फ उन्हीं टेबल डेटा को, टेबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हीं पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन द परमिशन। सुपर है तो हमारे पास सब सारी टेबल्स को एक्सेस करने की परमिशन होती है। इसी वजह से सुपर होने पर ही हम एक्सटेंशंस को देख पा रहे थे, बट जैसे ही हमारे पास हमारा परमिशन चेंज हुआ, हम इस पेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे। सो अगर हम यहाँ आते हैं, ये भी देख लिया कैसे SID गेट करें पावरशेल के थ्रू। सेकंड था SSMS SQL सर्वर मैनेजमेंट यूज करके, SQL क्वेरी यूज करके कैसे हम एक नया यूजर बनाए सिस्टम में। एंड दिस इज द स्क्रिप्ट। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज थी कि जब भी हमें देखना हो कि हमारे टेबल्स में कौन कौन सी वैल्यूज, कौन कौन सी यूजर्स अवेलेबल हैं, तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर कर सकते हैं। उन्हें कौन सी प्रॉपर्टी असाइंड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉपर्टी कर सकते हैं। और क्या उन्हें परमिशन दिया हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज। और जब भी हमें कोई यूजर्स को डिलीट करना है, डिलीट के लिए ये सिंपल क्वेरी है, डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम एंड द कॉलम नेम इज यूजर सिक्योरिटी आईडी इन आवर केस। और जो भी उस यूजर की यूजर सिक्योरिटी आईडी होगी वो हमें पास करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। तो इसमें हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि कैसे हम कंप्यूटर मैनेजमेंट का यूज़ करके नए यूज़र बना सकते हैं, और उन यूज़र के लिए कैसे हम बिजनेस सेंट्रल में एक न्यू यूज़र बना सकते हैं बिजनेस सेंट्रल आउट ऑफ द बॉक्स फीचर यूज़ करके, या हम SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एंड पावरशेल की हेल्प से उस यूज़र को बना सकते हैं। ये दो तरीके हमने सीखे आज। नाउ किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या कोई फीडबैक तो वो दे सकता है, अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ओके, एनीवन? Tabriz, I think someone has sent the SMS in the group. Yeah, every Sunday 8 PM this session will be available. अभी हमारे पास कोई और नहीं है, अभी आगे कोई नहीं आ रहा है जो और सेशन ले सके, सो कंटिन्यू अभी मैं ही कर रहा हूँ। मे बी इन अपकमिंग सेशन कुणाल विल बी द प्रेजेंटर। ओके, किसी और के कोई क्वेश्चंस? Can we get like weekly meeting notifications? Yeah, today I have created today I have created one. So this is a recurring meeting. Okay, so every Sunday 8 PM it is fixed. Yeah, it is fixed. Why? Because most of the people may be busy on their weekend, so if you get the notifications, then they can directly attend at that particular time. Correct. So I have, you see, there are around 35-36 people are here. Okay, so what I did, I make this a recurring meeting. Okay, so you are being occurrence of series. Okay, you can see this is the series that I have defined. Okay, so every Sunday starting from today, everyone get a notification for it. What I will do, I will just change the description in the subject based on our session, and when I save this thing now, send update, then everyone will get the update. ठीक है? कोई और भी है, आप भी अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स पे हम ट्राई करें, ठीक है? It is better to take a poll from the team answer. So anyone have any doubt or clarification in specific topic,
So then they can post that topic in the chat. So you can choose one of the topic from there, and you can continue in the next week. I think that is one of the best way. Or else you can continue with your own topic also. या श्योर। एक सजेशन का मैं फॉर्म प्रोवाइड करा देता हूँ, जैसे आप 10 लोग हैं, आप लोग को ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करा देता हूँ और उस पर हम कुछ लिस्टेड टॉपिक दे देते हैं, ठीक है। जितने भी सजेशंस आते हैं कि कोई बोलता है टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 6, जिस पे ज़्यादा मेजॉरिटी होगी उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। Yeah, that's good. उसमें टाइमिंग्स का भी कुछ सजेशंस वगैरह दे देना एक्चुअली। और लास्ट टाइम कह रहे थे कि 8 आवर्स पॉसिबल नहीं हो पाता, तो टाइमिंग्स का कुछ सजेशन बुक्स दे देना। ये सोचो कि हमें भी तो टाइम को वो करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट पोस्ट वेबिनार रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल, यू नो, कोई मिस करता है तो कोई चेक कर ले। बट किसी और टाइम ऐसा होता है कि ठीक है वीकेंड्स है, दिन में है, सभी के पास थोड़ा सा टाइम रहता है, शाम को कुछ और करने को होता है, कुछ भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा कंसर्न नहीं है कि ठीक है, या तो कोई सजेस्ट कर सके टाइम व्हाट विल बी बेटर फॉर अदर की और लोग अवेलेबल हो। अब किसी की कोई ऑप्शन ही नहीं आया है, कुछ सबमिशन ही नहीं आया है कि कोई और टाइम करे, या उस ईमेल पे रिप्लाई नहीं आया कि किसी और टाइम करे, तो कैसे ये स्टेप ले लें? अभी इसी टाइम पे कंटिन्यू करते हैं, बाकी जो भी सजेशंस होंगे उसके बाद देखा जाएगा। ओके, अच्छा, किसी और की कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये सेशन थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब यूज़र और पावर शेल और सीक्वल से रिलेटेड कंप्यूटर मैनेजमेंट, जो अक्सर दिखता है कि ये आईटी से रिलेटेड काम है। Tabriz, yeah, I have joined in the middle. Is this section will be is this recording will be available? Yeah, this recording will be available on my YouTube channel. Same YouTube channel. Can you please ping that channel here in the chat box? Yeah, sure. I will. What I will do? I will ping my playlist. Okay. So, playlist I have planned for these webinars. Okay. Last video is available there. This is the playlist. This is available on my YouTube channel. Okay, so using this playlist you can this video also will go under this playlist. Okay. Yeah. Okay. Anyone else? Any questions? Everyone understand this topic? What was the topic? Yeah, I also joined in middle actually at 8:30. So from what I understand about the users and their permissions and user actions and how to handle the means users on the backend side and as well as on the front end side. So that's somewhat I understand. Correct. So I will follow the entire video so that I can be very clear. सिंपल समरी ऐसा था, सिंपल अगर हम बात करें तो ऐसा था कि ठीक है, आपने अपने सिस्टम पे, सपोज करो तुम ही डेवलपमेंट करना चाहते हो पीसी में और तुमने अपना ही सिस्टम स्टार्ट कर लिया, तुमने अपना ही सिस्टम उठाया और अपने डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अभी क्या, लेकिन तुम्हारे पास एक क्वेरी क्या थी बिजनेस उसकी यूजर की, कि तुम्हारे पास ना एक रिक्वेस्ट भेजनी है तुम्हें और दूसरा कोई अप्रूव करने वाला हो, सिंपल सिनेरियो। अब क्या है कि तुम्हारे पास यूजर तो एक ही है जो उस बिजनेस सेंटर को यूज कर रहा है, दूसरा यूजर तो है नहीं तुम्हारे पास, तो अब क्या करोगे? दूसरे यूजर के लिए अब बोलो भाई दूसरा यूजर है नहीं, कैसे मैं चेक करूं? तो सिंपल है, अपने लोकल पे भी तुम कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके एक नया यूजर बनाओ, उस यूजर को लाइसेंस दो, ठीक है, यूज बिजनेस सेंटर के अंदर जाके सेम यूजर के लिए एक नया यूजर बना लो, उसको परमिशन प्रोवाइड कर दो और दूसरे ब्राउजर में उस यूजर से लॉग इन कर लो। सिंपल, आपको दूसरे ब्राउजर में लॉग इन करना पड़ेगा। अब क्या है कि एक से रिक्वेस्ट करो, दूसरे से अप्रूव करो, काम करेगा, ठीक है। Okay. Yeah. Okay. 4 minutes left. Anyone? Dasrath was there. Dasrath joined at before 8 p.m. I think. Dasrath, do you have any question? No. You are asking for the link in Teams. Yes. Dasrath, I did not get. Dasrath, how many year of experience do you have?
Around 1 year plus. I think Srinivas Sulu, I think I name it correctly. Okay, how many year of experience you have? Yeah, I am actual 9.5 years of experience as a total IT. So Correct, I am correct. I working have seen. on, so I am working on .NET initially as a .NET Core developer. Recently, Oh, from the last 2.5 years, I jumped into this area actually. okay, so Like Business Central and as well both on-prem and online. And we are mostly doing the integrations between the e-commerce and the ERP systems. So mhm. that is the business domain the current company is doing. So that I am the only resource in the company want to explore more on the BC side actually. So I am not the background. I don't have background of Navision actually. I directly jumped onto the BC system itself. So Yeah. I last of 1.5 year I learned the BC from online, the AL language. Mhm. So I am pretty interested on this one, and I don't want to again move to the .NET environment. I want to continue my career on this business central itself only. So that's why Okay, I'm more interested on this actually. got it, got it. So, if you do a favor for us, create a simple .NET DLL. Okay, Yeah. I know very well. You know, in previous my previous experience was totally related to .NET SharePoint. Okay, Okay. so I know how to do that. If Yeah. you are able to do a session on .NET DLL creation and calling that DLL method from the BC, are you able? You know that how to do that? Yeah, I know the DLL creation and everything, but I never tried calling that one. But I will practice and I will provide a session on that one if required. ओके, नाइस नाइस। कुणाल क्या कहते हो, एक सेशन ये भी अच्छा हो सकता है कि कैसे डॉट नेट इंटरऑपरेबिलिटी को हम यूज करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स डोंट नो हाउ टू डू दैट। या आई थिंक वो हम इंटरनली डिस्कशन कर लेंगे एक बार. So because Bandhu, what I want, if you are able to provide some session now, that will be also help us means to grow more. You know. Yeah, exactly. I am also looking for like that type of platform actually. So I want to give some technical training to the people. Why? Because as a initial developer, it will also increase my knowledge on that one. So I am planning for that, but I did not find any platform to give that one. So Correct. This is the thank, platform where you can give. You yeah, know. thank you. Yeah. So actually, I know time is going to over, but there is a one thing. If we will show you how you can after publishing a web service, okay? After publishing a web service, how you can consume that web service in .NET. If you can do a session on that, that will be very beneficial for everyone. Yeah, that is purely .NET topic you are asking. Yeah, yeah. Exposing the I know. I service know. and following that one. Yeah. I know. Sometime But now, most of the developer don't know now my web service is working or not. okay. Sometimes everyone has to look around. If someone is working in BC and only have knowledge of BC, don't know how after exposing the web service how it is working. Is it Yeah. actually working or not? Most of the BC developer don't know. When the client comes in and he client replied, this web service is not working when I am trying to consume it. Yeah. बस वही प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उस पर काम करता है बीसी डेवलपर, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, क्यों नहीं एक्सेस हो रहा है। सो इफ यू डू एन सेशन सिंपल, कस्टमर कार्ड हमारे पास अवेलेबल है वेब सर्विस में, उसको उसकी लिस्ट हमारे पास आएगी। आप डेटा रीडर या कुछ भी, अगर ASP.NET है कुछ भी डेटा रीडर यूज कर लो या Yeah. ग्रिड व्यू में दिखा दो, बेटर है। और जस्ट कनेक्शन वैल्यूज आएंगे और उसको ग्रिड व्यू में बाइंड करा दो, या कंसोल है कंसोल पे प्रिंट करा दो। तो Yeah. छोटा सा सेशन, बड़ा ही मजेदार सेशन है, सभी को आई थिंक पसंद आएगा वो, क्योंकि उसके बाद सबको आइडिया ये रहेगा ना कि ठीक है हम भी ट्राई करते हैं। क्यों, Yeah. जितने भी बीसी डेवलपर हैं उनके लिए सच में ये बेटर ऑप्शन है कि मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को समझे, एटलीस्ट .NET को तो समझे, बिकॉज .NET का ही यूज करके हम बीसी में कई ऑन प्रेमाइस पे कई चीजें कर सकते हैं। और .NET का नॉलेज नहीं है आपको तो एज्योर फंक्शंस भी आप नहीं बना सकते। सो एज्योर फंक्शंस एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, बिकॉज अगर सब कुछ हमें ऑनलाइन में ही करना हो और सब कुछ ऑनलाइन में ही हमारा हो जा रहा है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें एक्चुअल में कुछ एक्सटर्नल फंक्शंस की जरूरत है यूज करने की, और हमें .NET नहीं पता है। क्यों, .NEट सपोर्ट करता है बिजनेस सेंट्रल, माइक्रोसॉफ्ट फुल्ली सपोर्ट करता है .NET को। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर बिल्ट इन बिजनेस सेंट्रल और Navision, behind the scenes it is actually working on .NET DLLs.
Exactly. So every developer should have to know about how .NET is very helpful for a BC developer. मैंने अपने इतने करियर के एक्सपीरियंस में, आपके पास तो 9 ईयर का एक्सपीरियंस है, मैंने अब तक में देखा है 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस स्टिल ट्राइंग टू इंटीग्रेट .NET ओके विथ BC. उनको क्या होता है, काम मिल गया और .NET में उनको डेटा दिखाना है, दे डोंट नो. Yeah. ओके ठीक है. बंधु हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? Yes, sure. Thank you. तो उस पर हम फिर एक सेशन करते हैं जिससे कि थोड़ा सभी को आइडिया मिले, क्योंकि अभी एक फंक्शनल का सेशन चल रहा है जिस फंक्शनल में तो वो तो आउट ऑफ द बॉक्स फंक्शनलिटी दिखा रहे हैं, बट हमारा क्या है कि हम टेक्निकल में अराउंड द चीज़ें कितनी भी है ना, जैसे पोस्टमैन वगैरह क्या हो गई, किसी के पास पावर BI का अकाउंट हो तो उनका अकाउंट यूज़ करके और सारी कनेक्टिविटी इंटीग्रेशंस जो हैं वो भी और कर सकते हैं. सबके पास अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया हो तो हम ज़्यादा इसको एक्सपैंड कर सकते हैं. और सबसे बढ़िया बात है कि हमने आप ही लोगों के लिए हमारे पास ये टीम्स का एक्सेस नहीं था, आप ही लोगों के लिए टीम्स के लिए अवेलेबल किया है, सब्सक्रिप्शन लिया है कि कम से कम एटलीस्ट एक जगह तो BC से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल हो. और सभी सपोर्ट करें. ओके, दैट्स इट फॉर दिस ट्रेनिंग सेशन और दिस वेबिनार. वी विल मीट नेक्स्ट सेशन ऑन 11 July. Okay, thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Yeah, Thank you. thank you very much.